तो रिडेम्पशन कन्वर्जन के थ्रू कैसे करें, हम अपने डिवेंचर को कन्वर्ट अगर कर देंगे शेयर्स में तो हमारे डिवेंचर्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे और रिडीम हो जाएंगे। तो कंपनी जब इशू करती है उसी समय वो बता देती है कि इनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। ये ऐसा काम वो इशू के समय ही बता देते हैं। डिवेंचर होल्डर के पास राइट होता है, वो चाहे तो अपने राइट को एक्सरसाइज कराएं और उसे कन्वर्ट करा लें इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर में, जैसा कि उन्हें बताया जा सकता है। लेकिन रिडेम्पशन से पहले कन्वर्जन का उनके पास राइट होता है। Where the debentures were originally issued at discount, then the actual amount realized on them is taken into consideration in determining the number of shares to be issued. ये क्या है, इसको समझते हैं हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिटेल में। देखिए, आप सबको पता है कि शेयर्स को डिस्काउंट पर हम इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स को हम लोग डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। तो कंपनी ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, 100 रुपए वाला डिबेंचर 90 रुपीज में इशू करते हैं, डिस्काउंट पर इशू कर दिया और इसको कन्वर्ट कर देते हैं शेयर्स में। और जब शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 100 रुपए का शेयर दे देंगे, तो हमारा शेयर एक तरीके से 90 में इशू हो गया। तो ये काम तो गलत हो गया, ये काम तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो लॉ के अगेंस्ट हो गया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अगर ओरिजिनली अगर शेयर्स को इशू किया गया, ओरिजिनली डिवेंचर को अगर डिस्काउंट पर इशू किया गया था, तो अगर आप उन वाले डिवेंचर को कन्वर्ट करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि अब हम 100 रुपए का शेयर इशू कर सकते हैं। हमें डिस्काउंटेड प्राइस ही देखना पड़ेगा और हम इन्हें 90 से ज्यादा का शेयर नहीं दे पाएंगे ताकि शेयर डिस्काउंट पर इशू ना हो। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमने डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया है तो जो इशू प्राइस है, डिस्काउंटेड इशू प्राइस, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें नए शेयर देने पड़ेंगे। Thus, the issue of the shares must be equal to the amount actually received, जो इशू प्राइस है मतलब 90 at the time of issue of those debenture. If this rule is not follow तो सेक्शन 79 वायलेट हो जाएगा, जो कहता है कि शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तभी प्रॉब्लम आएगी जब हम बिफोर मैच्योरिटी डेट इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। सपोज हमने 5 साल 10 साल के लिए डिवेंचर को इशू किया है और 5 या 10 साल के बाद में हम डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं शेयर में। तो अगर 5-10 साल बाद और मैच्योरिटी डेट कर रहे हैं तब तो हम ये नहीं मानेंगे कि भैया ये 100 रुपए वाले डिवेंचर को 90 में इशू किया और अब 90 के बदले में 90 का ही शेयर दिया जाए, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो शेयर को डिस्काउंट पर ना मानते हुए हम लोग डिवेंचर को ही मानेंगे कि उसका जो रिडेम्पशन है उस पर हम एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं और इशू डिस्काउंट पर हुआ है। तो अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं बिफोर मैच्योरिटी डेट तभी इस बात का ध्यान रखना है कि हम इशू प्राइस मतलब 90 से ज्यादा का शेयर नहीं देंगे। लेकिन अगर हमारा कन्वर्जन मैच्योरिटी डेट पर हो रहा है फिर कोई टेंशन नहीं। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं आपको कि अगर मान लिया हम लोगों ने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया 90 में और अब रिडेम्पशन हो रहा है मैच्योरिटी डेट पर, तो अब मैच्योरिटी डेट 5 साल 10 साल बाद जो भी है, अब पूरा डिस्काउंट 10 रुपए हम राइट ऑफ कर चुके होंगे, धीरे धीरे 5 साल 10 साल में पीएनएल में डाल चुके होंगे। तो अब हम डिबेंचर पूरा फेस वैल्यू लिखेंगे और डिबेंचर होल्डर को हमने जो पेमेंट करना है वो भी पूरा 100 रुपया लिखेंगे। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर है तो अलग बात है, 10 रुपए प्रीमियम है तो 110 आ जाएगा, प्रीमियम नहीं है तो 100 ही आएगा। अब ये 100 रुपए के नए डिबेंचर दे देंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल काम करेंगे, यहाँ हमें कोई टेंशन नहीं है अगर मैच्योरिटी डेट पर कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन अगर बिफोर मैच्योरिटी डेट कन्वर्जन हो रहा है तो हमें क्या ध्यान रखना है, 100 रुपए के डिबेंचर डेबिट करेंगे लेकिन डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। 10 रुपए का डिस्काउंट था नहीं इशू पर, उसे क्रेडिट कर देंगे ताकि डिबेंचर होल्डर को 90 से ज्यादा ना मिले। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बिफोर मैच्योरिटी डेट
अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मैच्योरिटी डेट से पहले कन्वर्ट करने पर डिस्काउंट ऑन इशू को क्रेडिट करना है, ठीक है। और जब हम इशू करेंगे तो फिर तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर नए शेयर हैं तो शेयर, नए डिबेंचर है तो डिबेंचर, तो ये एंट्री हमारी बन जाएगी। नए नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए वही मेथड है, अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। इसे और अच्छे से समझने के लिए जरूरी है हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हम करते हैं क्वेश्चन, जिससे हमें ये पता चल पाए कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो 1/1/2021 को शिवानी लिमिटेड है, इन्होंने इशू किया है, शिवानी लिमिटेड ने 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं इनके पास, और इशू किए हैं इन्होंने। तो शिवानी लिमिटेड है, इन्होंने 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए हैं 5% डिस्काउंट पर, जो 4 साल के बाद कन्वर्ट होने हैं इक्विटी शेयर में प्रीमियम पर। एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, डिबेंचर होल्डर चाहें तो कभी भी कन्वर्ट करा सकते हैं 6 महीने के बाद, कभी भी 3 साल के अंदर अंदर। तो इनके पास जो हमने इशू किए हैं 1/1/2021 को इशू किए हैं, तो 4 साल के बाद 2022, 23, 24, 25, या हम 31 दिसंबर 24 कह सकते हैं, 4 साल के बाद। इस 4 साल के बाद मैच्योरिटी डेट आएगी, इस मैच्योरिटी डेट पर हम लोग कैंसिल करेंगे, लेकिन ये कभी भी 6 महीने के बाद, मतलब 30 जून 21 से लेकर 3 साल तक, मतलब 31 दिसंबर 23 तक, इस टाइम पीरियड में कभी भी ये कन्वर्ट करा सकते हैं। अदरवाइज ईयर मैच्योरिटी डेट पर तो सब कन्वर्ट हो ही जाएंगे। तो ये हमारा कन्वर्जन का टाइम पीरियड है। अगर इसमें कभी भी कन्वर्ट हुआ तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो कन्वर्ट हो रहा है बिफोर मैच्योरिटी डेट, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो 500 डिवेंचर्स ने 31 दिसंबर को कन्वर्ट कराने के लिए बोला है। तो हमें जनरल एंट्रीज बनानी है 1 जनवरी 2021 को। तो सबसे पहले हम इशू की एंट्री बना देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हमने इशू किए हैं 2000 डिवेंचर्स 5% डिस्काउंट पर, 2000 into 95, 1,90,000 discount on issue of debentures debit 10,000 to 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर। चाहे तो मैं डिवेंचर एप्लीकेशन लिख सकता हूँ और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स 2 एंट्री बना सकता हूँ, चाहो तो एक भी बना सकता हूँ। तो ये मेरी एंट्री बन गई पहली 1 जनवरी को इशू की। हमसे बोला जा रहा है कि 31 दिसंबर को बनाइए जब कन्वर्जन होगा। तो जब कन्वर्ट होता है, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, तो ना तो हमें डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही हमें डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट खरीदने की होती है, ना उससे बेचना होता है, ना ही डीआरआर का बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो हमें सीधा कन्वर्ट करने की एंट्री बनाते हैं। तो कन्वर्जन ड्यू कर लेते हैं, ड्यू ऑफ कन्वर्जन 31 दिसंबर 21, क्योंकि बिफोर मैच्योरिटी डेट है और डिवेंचर को इशू, मैंने ये क्वेश्चन ऐसा सेट किया है जिसमें हम दोनों बातें सीख पाए कि ड्यू डेट से पहले, मैच्योरिटी डेट से पहले हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, डिस्काउंट पर इशूड है तो क्या होगा, और ड्यू डेट वाली बात भी इसमें आ जाएगी। तो हमारे 500 डिवेंचर्स हैं जो ड्यू डेट से पहले कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 50,000, क्योंकि ये ड्यू डेट से पहले है, मैच्योरिटी डेट से पहले है, तो डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 5% था 2500। इसका मतलब डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग 47,500 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि डिस्काउंट पर इशूड है, और डिस्काउंट पर इशूड है तो उनको हम नए शेयर 47,500 से ज़्यादा के नहीं दे पाएंगे। ये तो ड्यू हो गया। अब हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्जन, तो हमें ये देखना पड़ेगा नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कितने होंगे, अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर। तो हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं 100 वाला 25% प्रीमियम पर, तो 47,500 डिवाइड बाय 125, तो 380 नए शेयर दिए जाएंगे इनको, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 47,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 380 into 100, that is 38,000 to सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, 380 into 25, तो ये अमाउंट आ जाएगी 9,500। तो ये हमारा काम हो गया 31 दिसंबर 2021 का। अब लास्ट एंट्री हमसे बोली जा रही है कि आप बताइए 31 दिसंबर 24 को क्या एंट्री बनेगी। तो वो मैच्योरिटी डेट है, और मैच्योरिटी डेट पर हमें डिस्काउंट को क्रेडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट आउट ऑफ 2 लाख 50,000 के ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, तो 150 टू डिबेंचर होल्डर्स 150। यहाँ पर हमें डिस्काउंट ऑन इशू को क्रेडिट नहीं करना है। नंबर ऑफ शेयर्स 1,50,000 डिवाइड बाय 125, 1200, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000 to equity share capital 1,20,000 to security premium 30,000। ड्यू डेट पर हम लोग उनको पेमेंट करेंगे, तो डिस्काउंट का हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। बी पार्ट में बोला है कि हमें 31 दिसंबर 2021 की बैलेंस शीट बनानी है। तो 31 बैलेंस शीट बनानी है एज एट 31 दिसंबर 21। तो 31 दिसंबर को हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं 500 डिवेंचर, 50,000 वाले डिवेंचर हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि हमारी एक्चुअल बैलेंस शीट नहीं है ये, जो थोड़ी सी हमें जानकारी है हम केवल उसी के बारे में लिख सकते हैं। इस दिन हम इक्विटी शेयर कैपिटल के हेड में इक्विटी शेयर कैपिटल हम लिख पाएंगे 38,000। एक्चुअल में तो इक्विटी शेयर केवल 38,000 नहीं होंगे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास और भी शेयर होंगे। ऐसा तो है नहीं कन्वर्ट करा और यही शेयर आए और कोई है ही नहीं, इसलिए मैं एक्सट्रैक्ट लिख रहा हूँ। जो जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है केवल उसी को मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये शेयर कैपिटल की हेडिंग में आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 9,500 रुपीज। नॉन करंट लायबिलिटी में 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आ जाएंगे 1,50,000 के बचे हुए, क्योंकि 2 लाख में से 50,000 के कन्वर्ट हो चुके हैं। और हमारा जो डिस्काउंट ऑन इशू है 10,000 में से 2,500 का रिवर्स हो चुका है। तो असेट साइड में नॉन करंट असेट्स में डिस्काउंट ऑन इशू में 7,500 आ जाएगा। तो ये हमारा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है
इस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट आइटम है उससे रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में हमें दिखाई दे रहा है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड 4,80,000 रुपये का। ठीक है, डिबेंचर से हमारे 5 लाख के और हमारे पास डिबेंचर रिडेम्पशन फंड 4,80,000 का है। इसका मतलब सिंकिंग फंड मेथड है और ये लगभग 100% सिंकिंग फंड बना हुआ है। लगभग जो रिडेम्पशन होना है वो 102% मतलब 2% प्रीमियम पर होना है। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट में प्रीमियम और रिडेम्पशन दिखाई नहीं दे रहा है हमें। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट भी है हमारे पास, हमने 4,80,000 रुपये सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है और जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू 4,08,000 है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की पेमेंट 31 मार्च 2011 तक की हो चुकी है। 1 अप्रैल को डायरेक्टर ने नोटिस दिया है कि ये 1 जुलाई को मतलब 3 महीने के बाद डिबेंचर का रिडेम्पशन करेंगे और होल्डर को ऑप्शन देंगे, वो चाहें तो कैश ले लें, चाहें तो वो 4 शेयर ले लें 10 रुपये वाला हर 100 रुपये के डिबेंचर के बदले में। 60% जो होल्डर हैं उन्होंने कहा कि उन्हें शेयर चाहिए, बाकी उन्हें कैश पेमेंट ले ली और हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया मार्केट वैल्यू पर। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब जितना पैसा चाहिए था उस हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट को मार्केट में बेच दिया। हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 60% होल्डर ने कहा शेयर चाहिए, तो 40% लोगों को पैसा चाहिए, कैश चाहिए। डिबेंचर हमारे हैं 5 लाख के, 5 लाख के डिबेंचर हैं, इनका 40% 2 लाख हो गया और इन्हें 2% प्रीमियम पर पेमेंट करनी है, तो 2,04,000 रुपये हमें चाहिए कैश। ये बात समझ में आती है। और इनके लिए हमें इन्वेस्टमेंट बेचनी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट है डिबेंचर के लिए, उनकी मार्केट वैल्यू 4,08,000 है और हमें चाहिए 2,04,000, तो आधी इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ेगी हमें। बेच दें इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री बनेगी 1 जुलाई 11 को बैंक अकाउंट डेबिट 2,04,000। हमारी 100% इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 4,80,000 है, मार्केट वैल्यू 4,08,000 है। हमने हाफ सेल करी है 2,04,000 की, तो इसकी कॉस्ट है 2,40,000, है ना। जो इन्वेस्टमेंट हमने बेची है इसकी कॉस्ट क्या है 2,40,000, क्योंकि 480 टोटल कॉस्ट है। 480 वालों की कॉस्ट मार्केट वैल्यू 4,08,000 है। हमने आधी इन्वेस्टमेंट बेची है 2,40,000 की कॉस्ट वाली 2,04,000 में। बैंक अकाउंट डेबिट 2,04,000 और टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट 2,40,000। लॉस हो गया हमें P&L अकाउंट डेबिट 36,000 36,000, तो हमें 36,000 रुपये का लॉस हो गया। इसमें कोई टेंशन? तो हमारे पास पैसा आ गया 36,000 के लॉस के बाद 2,04,000 आ गया। इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए डिबेंचर का रिडेम्पशन करने के लिए जितना पैसा चाहिए था उतनी ही इन्वेस्टमेंट बेचने को बोला गया था हमें। ठीक है, 1 जुलाई को हम रिडीम कर रहे हैं, तो 1 जुलाई तक का उन्हें इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे? तो 1 जुलाई को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधा पेमेंट कर दूं, वरना टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक करना पड़ेगा। और हमारे पास डिबेंचर्स हैं 5 लाख के, 5 लाख, 9% है, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा
11,250 रुपीज, 11,250। ठीक है। रिडेम्शन और कन्वर्जन हो रहा है तो हम ड्यू कर दें। क्या एंट्री बनेगी बताइए। 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्शन अकाउंट डेबिट 2% है 10,000 टू डिबेंचर होल्डर्स 5,10,000। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? $5,10,000 60%, 3,06,000 40%, 2,04,000। ये कैश दे रहे हैं, इनको हम शेयर्स दे रहे हैं। और शेयर्स के बारे में हमें क्या बोला हुआ है? शेयर्स के बारे में हमें बोला है कि 100 रुपये के डिबेंचर के बदले में 4 शेयर 10 रुपये वाले देंगे। 4 शेयर देंगे 10 रुपये वाले 100 रुपये के डिबेंचर के बदले में, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे जो डिबेंचर हैं 3 लाख के डिबेंचर है ना। इनको 3,06,000 तो प्रीमियम मिलाकर देना है। तो हर 100 रुपये के डिबेंचर के बदले में 4 शेयर 10 रुपये वाले, है ना। तो 100 के बदले में 40 की पेमेंट होगी। 1,20,000 रुपए के शेयर्स देंगे इनको, है ना। 3,06,000 वालों को 1,20,000 के शेयर्स देंगे। तो क्या एंट्री बनाऊंगा मैं? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 3,06,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,86,000। ठीक। बाकियों को कैश दे देते हैं। डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक 2,40,000। ठीक। 2,04,000 सॉरी 2,04,000। ठीक है। बैलेंसिंग फिगर है। या तो अब मैं इसे ऐसा समझा देता हूँ आपको दूसरे तरीके से। 100 रुपये वाले डिबेंचर को 40 रुपये का इक्विटी शेयर मिलना है, लेकिन इन्हें 100 रुपये वाले को 2 रुपये एक्स्ट्रा 102 रुपये देने हैं। और 102 रुपये के बदले में 40 रुपये की फेस वैल्यू है शेयर की, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 62 रुपीज़ का हो गया। ठीक है। अब 3,06,000 इंटू 62/102 करूँगा तो 1,86,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। ठीक है। बात समझ में आती है? पेमेंट हो गई। अब हम डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का क्या करें? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। क्या एंट्री बनेगी?
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, जो भी नाम है, टू जनरल रिजर्व 4,80,000 है ना। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या आपको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में? इसका मतलब इसे भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। और याद करो, सिक्योरिटी प्रीमियम इशू होता है तो उसके 5 यूज होते हैं, उनमें से एक यूज होता है कि उसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन से राइट ऑफ किया जा सकता है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारे पास है। अब ये भी आया है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 1,86,000 का भंडार है हमारे पास। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ कर देते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनाने को तो नहीं बोला। अगर बैलेंस शीट बनाने को बोला होता तो हम बैलेंस शीट भी बना लेते जनरल एंट्रीज देखकर। क्वेश्चन नंबर 17, 10 जनवरी 2006 को संजीव लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,006% डिबेंचर्स। 100 रुपये का एक है और इसका रिडेम्पशन 15 साल के बाद पार पर होना है। एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, ये कहा गया कि जो डिबेंचर्स हैं उन्हें रिडीम किया जा सकता है 6 महीने का नोटिस कभी भी 5 साल के बाद देकर, और प्रीमियम 4% होगा रिडेम्पशन के समय। या तो उन्हें कैश पेमेंट दिया जाएगा, या प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे, या डिबेंचर दिए जाएंगे, जो भी उनकी मर्जी करेगी। 1 अप्रैल 2011 को 5 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को इन्फॉर्म किया, 6 महीने का नोटिस दिया कि 1 अक्टूबर से वो चाहें तो कैश ले लें, चाहें तो नए प्रेफरेंस शेयर ले लें, 100 वाला 130 में मिलेगा, चाहें तो नए डिबेंचर ले लें, 100 वाला 96 में मिलेगा। 4,000 के जो डिबेंचर होल्डर हैं उन्होंने कहा कि उन्हें प्रेफरेंस शेयर चाहिए। 4,800 के जो डिबेंचर्स हैं उन्होंने कहा कि उन्हें डिबेंचर चाहिए। बाकियों ने कहा कि उन्हें कैश चाहिए। हमें जनरल एंट्रीज बनानी है अबाउट रिडेम्पशन के लिए। इसमें एक तरीका तो हम ये कर सकते हैं कि हम लोग नोट डाल दें और ये कहें कि DRR और DRI की एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रखी है, हम उसके अलावा कर रहे हैं क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम वो एंट्री बना भी लेंगे तो एंट्री बनाने में लगेंगे 2 मिनट, नंबर करने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या दिक्कत है, एंट्री बनानी आती है तो हम एंट्री बना लेते हैं। साल के शुरू में अच्छा DRR बनता है नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के लिए, तो इसमें हमारा जो कैश में पेमेंट होना है उसके लिए। अब एक बताओ, क्या 1 अप्रैल को हमें पता है कि कितने लोग अक्टूबर में कैश लेंगे? तो फिर हम क्या करें भाई, तो हमें क्या करना चाहिए कायदे से, हमारा जो है 10 लाख है ना, इसका 10% 1 लाख बना देना चाहिए। नोट डाल देंगे कि भैया 1 अप्रैल को हमें सपने थोड़े ना आ रहे हैं कि कितने लोग जो है वो कैश लेंगे, तो इसलिए हमने, या हम ये चाहें तो ये एंट्री 1 अक्टूबर को बना सकते हैं कि 1 अक्टूबर को तो हमें पता चल गया ना, जब हमारे पास नोटिस आया कि कितने लोगों को कैश चाहिए उतना हमने DRR बना लिया। लेकिन उसी दिन DRR बनाकर फिर ट्रांसफर ये कर सकते हैं, 1 अक्टूबर को हम कर सकते हैं। 1 अक्टूबर को बनाएंगे तो हम 1 लाख से बनाएंगे, 1 अप्रैल को बनाएंगे तो 1 लाख से बनाएंगे, और 1 अक्टूबर को बनाएंगे तो हमें कैश पेमेंट कितने करना है, 8800 को छोड़कर बचे हुए 1200 इंटू 100, 1,20,000 का 10%, 12,000। अगर हम 1 अक्टूबर को चाहें तो 12,000 रुपये का DRR बना सकते हैं। क्लियर? क्योंकि उस दिन तो हमें पता चल गया। और 1 अप्रैल को चाहें तो हम 1 लाख का बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। और एक नोट डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, इट इज अज्यूम्ड दैट सफिशिएंट बैलेंस इज ऑलरेडी ट्रांसफर टू DRR। आपको क्या पसंद है?
सीए का इंस्टीट्यूट कहता है कि 1 लाख बनाओ 1 अप्रैल को। नोट डाल देना, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितना है, तो हमने 1 लाख का बना दिया है। दूसरा ये भी ठीक है, क्योंकि हर जगह बोला गया डीआरआर नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के लिए बनेगा, और हमारा नॉन कन्वर्टेबल पार्ट तो यही है 1,20,000। ठीक है, एंट्री होगी P&L टू डीआरआर। प्रॉब्लम आएगी 15% जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 30 अप्रैल तक ही खरीदनी है, तो उनका क्या करोगे? उनको तो पूरा ही खरीदना पड़ेगा। तो 30 अप्रैल को डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 10 लाख का 15% 1,50,000। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाए हम 1 अक्टूबर को ड्यू करें। क्या करेंगे? एंट्री 6% डिबेंचर्स डेबिट 10 लाख प्रीमियम है। भैया मेरे को तो पार दिख रहा है, पार के बाद में रिडेम्पशन होना है। भैया वो जो नए इशू कर रहे हैं चीज उन पर है, रिडेम्पशन तो पार पर है। टू डिबेंचर होल्डर्स 10 लाख। हाँ जी, एक मिनट, सॉरी, यहां लिखा है रिडीमेबल एट पार, लेकिन ये बाद में लिखा है नोटिस दे करके ये प्रीमियम पर कर रहे हैं रिडीम। बाद में प्रीमियम है, तो यहाँ पर एट पार गलत है, यहाँ पर एट प्रीमियम होना चाहिए। ठीक है, या ये भी हो सकता है, ये गलत नहीं है, ये भी हो सकता है कि 15 साल के बाद, अगर अभी हमने ऑप्शन दिया है ना इनको, ऑप्शन दिया है क्या कि अभी हमसे ये ले लो 4% प्रीमियम, मान लिया कोई ऑप्शन ना एक्सरसाइज करे अभी, तो फिर उसको 15 साल बाद पार वैल्यू मिलेगी, इसीलिए ज्यादातर लोग अभी एक्सरसाइज कर लेंगे, इसलिए भी ये ऑप्शन हो सकता है। तो गलत नहीं है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 4% है। कितना हो गया? 40,000 टू डिवेंचर होल्डर्स 10,40,000। ठीक, अब हम कन्वर्ट कर देते हैं, और डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले क्या देना है हमें? 4,000 डिबेंचर होल्डर ने प्रेफरेंशियल लिए हैं, तो 4,000 इंटू 104, 100 रुपए के बदले में 4% प्रीमियम पर दे रहे ना, कितना हुआ? 4,16,000। और इन्हें जो हम दे रहे हैं शेयर्स 130 रुपए का दे रहे हैं एक, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए 4,16,000 को 130 से डिवाइड कर दो,
क्या आ गया? 3,000। तो 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल 3,200 into 100, 3,20,000 to सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बाकी बैलेंस 96,000। तो 96,000 रुपीज का प्रीमियम हो गया, बैलेंसिंग फिगर है प्रीमियम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स, सेकेंड वाले। ये है 4800 इंटू 104 डिवाइड बाय 96। कितने? 5200। तो इसके लिए एंट्री बन जाएगी डिवेंचर होल्डर्स डेबिट 4800 इंटू 104 कितना होता है? 7% सेकेंड डिवेंचर्स कितना होता है? 4800 नहीं, इनको आया 5200। 5200 इंटू 100 5,20,000 और डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 5200 इंटू 4 96 में दे रहे हैं ना? कितना हो गया? तो इसमें हम लोगों को अमाउंट कितना आया था डिस्काउंट ऑन इशू का? 20,800 रुपीज। अब हमारे पास बचे हैं थर्ड नंबर पर कैश वाले, और कैश वाली अमाउंट कितनी है? डिवेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक 2,04,000 नहीं, वो तो लास्ट क्वेश्चन का था। 1,200 है हमारे, और इंटू 104 कितना हो गया? 1,24,800। लेकिन इससे पहले हमने जो इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 1,50,000 रुपीज की, वो बेचनी पड़ेगी ना? तो हम इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 1,50,000, याद है ना? 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, उसको बेच देते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरह सिक्योरिटी प्रीमियम से हम प्रीमियम और रिडेम्पशन को राइट ऑफ कर देते हैं। प्रीमियम और रिडेम्पशन हमारा 40,000 है ना? और सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास बहुत है, 96,000 तो हमारे पास इसी में ही है। देखो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारा कोई लॉस है कैपिटल नेचर का और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो वो सेट ऑफ तो करना पड़ेगा हमें। तो एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ करना है, और एक डिस्काउंट ऑन इशू भी करना है। दोनों चीज़ें राइट ऑफ करनी है। तो प्रीमियम रिडेम्पशन है 40,000 और डिस्काउंट ऑन इशू है 20,800,
60,800 रुपीज़ हमें राइट ऑफ करने पड़ेंगे। और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं DRR जो बनाया था। अगर DRR आपने 12,000 का बनाया था तो 12,000, और अगर आपने 1 लाख का बनाया था तो 1 लाख। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों क्वेश्चन करते हैं एक और, ताकि हमें पता चल सके कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं। गार्गी लिमिटेड है, रिसेंटली उन्होंने पब्लिक इशू किया है। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 2 लाख है, फेस वैल्यू 100 है, जो 60% इसमें कन्वर्टेबल पोर्शन है और 40% नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है। डेट ऑफ कन्वर्जन है एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। जिस दिन हमारा इशू क्लोज होगा उसके 6 महीने में हमारे ये कन्वर्ट हो जाएंगे। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज 1 May 2021। तो 1 May को हमारा ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट का क्लोजर है, तो इसका मतलब कि हमारा 6 महीने के बाद 31 अक्टूबर को ये कन्वर्ट हो जाएंगे। डेट ऑफ अलॉटमेंट है 1 जून। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इज 60, 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। अंडरराइटिंग कमीशन इज 2%। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डिवेंचर अप्लाइड is 1,50,000. Interest payable on debentures half-yearly on 30th September and 31st March. हमें जनरल एंट्रीज बनानी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी और हमारे पास 1,50,000 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। एप्लीकेशन की जो मनी रिसीव करने की डेट है वो 1 मई की रहेगी। क्या एंट्री बनाएंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और हमारे पास 1,50,000 इंटू एक डिबेंचर हमारा 100 का है, तो 1,50,00,000 रुपीज हमें मिल जाएंगे एप्लीकेशन के। लेकिन जब हम 1 जून को इसको अलॉट करेंगे तो पूरे के पूरे अलॉट होंगे 2 लाख डिबेंचर्स। रीजन बीइंग कि हमने अंडरराइट किया है। अंडरराइटर का क्या मतलब होता है? अंडरराइट करने का क्या मतलब होता है? अंडरराइटर्स क्या काम करते हैं, मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ। अगर हम अंडरराइटर्स एग्रीमेंट करते हैं कि अंडरराइटर हमारी कंपनी के डिबेंचर्स को सेल कराएंगे, तो इन केस अगर हमारा शॉर्टफॉल होता है और अगर हम पूरे के पूरे डिबेंचर या शेयर इशू नहीं कर पाते हैं, तो जो कम रह जाते हैं, जो गैप होता है, वो फुलफिल करते हैं अंडरराइटर्स, वो खुद खरीदते हैं हमसे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,00,000, और जो 50,000 के डिबेंचर रह गए हैं, 50,000 डिबेंचर रह गए हैं, वो अंडरराइटर्स लेंगे। अंडरराइटर्स डेबिट 50 लाख टू 15% डिबेंचर्स 2 करोड़। तो हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए, अलॉट कर दिए, और इसमें बहुत सारे डिबेंचर्स हमारे अंडरराइटर्स की जेब में गए हैं क्योंकि वो हमसे खरीदेंगे। उसके बदले में हम उनको देंगे कमीशन। अंडरराइटिंग
कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स 2% है, तो 2 करोड़ का 2% 40 लाख हो जाएगा या 4 लाख? 2 करोड़ का 2% 4 लाख। अब हमने उन्हें 50 लाख रुपीस के डिबेंचर दे दिए और उनका कमीशन 4 लाख है, तो अब हम उनसे 46 लाख रुपीस ले लेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स 46 लाख। देखो ना, उनके अकाउंट जो था 50 लाख से डेबिट था और 4 लाख से क्रेडिट था, 46 लाख लेने थे, वो हमने ले लिए। तो ये हमारे डिबेंचर्स इशू हो चुके हैं, 1 जून को हमने अलॉट कर दिया है। अब 31 अक्टूबर से पहले हमारे पास डेट आएगी 30 सितंबर, जब हमें इंटरेस्ट देना होगा। और इस साल क्योंकि कन्वर्ट हो रहे हैं और हमारे एक हम आदत बना लेते हैं कि जब डिवेंचर इशू करेंगे तो 15% डिवेंचर्स आउटस्टैंड, जो हमने टोटल डिवेंचर, वैसे तो जो रूल है, जो रिक्वायरमेंट है, वो तो ये है कि करंट ईयर में जितने भी डिवेंचर रिडीम करने हैं उसका 15% आपके पास 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमें कितना करना होगा, तो हम टोटल का 15% इन्वेस्ट कर देते हैं और डीआरआर भी 100% वैल्यू का बना लेते हैं। याद रखिएगा, ये सब नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए होता है। तो हम 1 जून को ही इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेते हैं। डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बैंक। ऐसा हमारा इंस्टीट्यूट कहता है, सीए का इंस्टीट्यूट कहता है कि आप पूरा का पूरा साल के पहले दिन, क्योंकि अभी इशू करा तो इसी दिन आपके पास पैसा तो होगा ही, तो आप इन्वेस्ट कर लीजिए ताकि लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। तो 2 करोड़ इनटू हमारा जो कन्वर्टेबल पोर्शन है वो 60 है, तो 40% पोर्शन के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट को परचेज करेंगे। तो ये अमाउंट हो जाएगा 2 करोड़, इतनी ज्यादा जीरो है, देखना पड़ रहा बार बार, इंटू 40% 80 लाख इंटू 15% 12 लाख। तो 12 लाख की इन्वेस्टमेंट परचेज करनी पड़ेगी और साथ ही साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को डीआरआर भी मेंटेन करना पड़ेगा, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स। लेकिन वो भी किस पार्ट के लिए, नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के लिए, क्योंकि कन्वर्टेबल पार्ट के लिए तो पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो हमें डीआरआर बनाने की भी जरूरत नहीं है और इन्वेस्टमेंट को खरीदने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या करें, डीआरआर बना लेते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 2 करोड़ इंटू 40% 80 लाख इंटू 10% 8 लाख। तो 8 लाख का हमने डीआरआर भी बना लिया। 30 सितंबर को इंटरेस्ट की डेट आ जाएगी। डिवेंचर इंटरेस्ट बैंक
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 2 करोड़ पर। टू करोड़ इंटू 15% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 10 लाख। 10 लाख का इंटरेस्ट हम दे देंगे इनको, और उसके बाद 31 अक्टूबर को कन्वर्जन ड्यू कर लेते हैं। 60% कन्वर्ट होना है तो 15% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, वन करोड़ 20 लाख इनको डिवेंचर डिवेंचर के बदले में हम इनको इक्विटी शेयर्स दे देंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय, एक शेयर 60 रुपए का देंगे, टू लाख इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। तो दे देते हैं इनको डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 20 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 करोड़। तो हमने इस तरीके से कन्वर्ट करने की एंट्री बना दी। डिबेंचर होल्डर्स को साथ ही साथ अब ईयर एंड होगा आगे 31 मार्च को, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम इंटरेस्ट दिया था 30 सितंबर को, उसके बाद में 31 अक्टूबर तक 2 करोड़ रुपीस के हमारे पास डिवेंचर थे। एक महीना, और उसके बाद हमारे पास 80 लाख के रह गए। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर खत्म हो गया तो 5 मंथ्स। $2,50,000 5 लाख, टोटल 7,50,000। तो अब हम पूरे साल का जो डिबेंचर इंटरेस्ट है उसे P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, हमने पहले भी दिया था डिबेंचर इंटरेस्ट 10 लाख का, और अब दिया है 7,50,000 का, तो 17,50,000 हमारा टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट हो गया जो हमने ट्रांसफर कर दिया। हमने कोई कैश में पेमेंट नहीं करी है डिवेंचर्स की, तो ना तो इन्वेस्टमेंट बेचने की जरूरत है और ना ही DRR को रिवर्स करने की जरूरत है, क्योंकि DRR हमने इस पोर्शन के लिए बनाया ही नहीं।
हमारे अंडरराइटिंग कमीशन एक एक्सपेंस होता है, और जब हम सीखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस, तो उसमें शेयर और डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन भी लिखा हुआ आता है, तो हम उसको राइट ऑफ कर लेते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन को सिक्योरिटी प्रीमियम से, अंडरराइटिंग कमीशन है 4 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम तो काफ़ी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन, और ये था 4 लाख। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।